दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रातों का आतंक यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बेहद रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर होने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। हल्के से एक झटका लगा और मेरी नींद खुल गई। कोई स्टेशन आया है, ट्रेन वहां रुकी हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसे में नींद दोबारा आना मुश्किल ही है, इसलिए आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। ये कौन सी जगह है? लग रहा है किसी व्यस्त स्टेशन पर हूं। इतनी रात को भी काफी भीड़ भाड़ है। मोबाइल में टाइम देखा, रात का 1:05 हुआ है। गला सूख रहा है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा लगे। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। ठीक खिड़की के सामने ही एक पीने के पानी का नल दिखा। बोतल लेकर जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। लगता है थोड़ी देर पहले यहां बारिश हुई थी। पूरा प्लेटफॉर्म अब भी भीगा हुआ है। एक पल को तो फिसल ही गया था, लेकिन संभल गया। सावधानी से ट्रेन से नीचे उतरा। आसमान अब भी काले बादलों से ढका हुआ है। किसी भी पल फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। चलो जल्दी से बोतल में पानी भर लेता हूं। 2 लीटर की एक बोतल भरने में ऐसा लग रहा था जैसे एक युग बीत गया हो। लेकिन जैसे ही बोतल भरकर पीछे मुड़ा, सिर पर जैसे बिजली गिर गई। ट्रेन तो धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ रही थी। एक हाथ से किसी तरह बोतल को संभालते हुए मैं दौड़ पड़ा ट्रेन की ओर। जल्दी जल्दी भागते हुए अचानक पैर फिसल गया। इतने सारे लोगों के सामने 2-3 कलाबाजियां खाकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सिर उठाकर देखा, ट्रेन के आखिरी डिब्बे की लाल बत्ती मुझे जैसे चिढ़ाते हुए धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो रही थी। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। ट्रेन में मेरा सारा सामान रह गया है। अब क्या करूं? क्यों न एक बार स्टेशन मास्टर से बात करके देखूं? उफ, सारी अजीब और उलझाने वाली मुसीबतें जैसे मेरी ही किस्मत में लिखी हैं। लेकिन असली झटका तो शायद अभी बाकी था। जैसे ही हाथ पांव झाड़कर उठ खड़ा हुआ, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यह मैं कहां खड़ा हूं? अभी थोड़ी देर पहले तो स्टेशन पर काफी भीड़ थी। वो सब कहां चले गए? पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा है। मैं अकेला खड़ा हूं, जैसे किसी वीराने में भटक गया हूं। क्या इतने सारे लोग अचानक हवा हो गए? और एक बात मुझे साफ याद है, स्टेशन पर कम से कम 5 या 6 प्लेटफॉर्म थे। अब सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। स्टेशन के चारों तरफ जो तेज ट्यूबलाइटें जल रही थीं, वो भी अब नजर नहीं आ रहीं। उनकी जगह अब लैंप पोस्ट पर टंगे हुए केरोसिन के दिए टिमटिमा रहे हैं। इस सब का कोई असर तो हो नहीं रहा, उल्टे एक अजीब सी पीली रोशनी और अंधेरे की दुनिया बनती जा रही है। एक पल में ही आकाश के बादल भी छौंट गए।
अब तो आसमान एकदम साफ दिख रहा है और उसमें एक नीला चांद भी उग आया है। ऐसा चमकीला चांद मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है मानो कोई अदृश्य पुरुष किसी विशाल चांदी के घड़े से जमीन पर चांदनी की निर्मल धार बहा रहा हो। वो पिघली हुई चांदनी आसमान से बरसती हुई मेरे पूरे शरीर को भिगो रही है। ठंडी ठंडी चांदनी मेरे रोम रोम को छू रही है। मैं धप से एक पत्थर की बेंच पर गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या गिरकर सिर पर चोट लग गई है? ऐसा वहम तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने हाल ही में भरी हुई बोतल से थोड़ा पानी लेकर अपने चेहरे पर छिड़का। नहीं, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। मेरे सामने ही काले अंधेरे में डूबा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 अकेला पड़ा है। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और एक बार फिर समय देखा। रात का 1:05। अजीब बात है, इतनी देर से मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और घड़ी में तो 1 मिनट भी नहीं बढ़ा। क्या मोबाइल भी खराब हो गया? नेटवर्क भी पूरी तरह गायब। किस मनहूस घड़ी में मैंने उस दोस्त की शादी में जाने का फैसला किया था, पर न जाता तो भी शायद कुछ और मुसीबत होती। खैर, अब तो जो होना था हो गया। पॉकेट से अपना पेन हुक्का निकालकर मैंने हुक्का पीना शुरू किया। जब मैं अकेला होता हूं तब हुक्का पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ गहरे कश लेते ही सिर थोड़ा हल्का हल्का लगने लगा। बेंच पर सिर टिकाकर मैं सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी ट्रेन की तेज हॉर्न की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कितनी अजीब थी उस हॉर्न की ध्वनि, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। बहुत तीखी और खींची हुई आवाज। दूर से इंजन की रोशनी दिखाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे पास आ रही थी। एक मालगाड़ी थी वो, लेकिन इंजन कैसा था? न तो डीजल और न ही इलेक्ट्रिक। ये तो वही पुराने जमाने का भाप वाला इंजन था। इस रूट पर आज भी स्टीम इंजन चलता है, ये तो मैंने कभी सुना तक नहीं था। एक गहरा काला धुआं और बारीक कोयले की राख। मुझे लांघते हुए इंजन आगे निकल गया। लगभग 5 मिनट तक खड़ी रही वो कोयला लदी मालगाड़ी। फिर घटांग घटांग की आवाज करती हुई स्टेशन से रवाना हो गई। नहीं, ऐसे निष्क्रिय होकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अब स्टेशन मास्टर से एक बार बात करनी ही पड़ेगी। सब कुछ अजनबी लग रहा है। ऐसा मानो समय के किसी रहस्यमय गुप्त रास्ते से मैं 70 या 80 साल पुराने किसी युग में आ पहुंचा हूं। जैसे ही मैं बेंच से उठने लगा, प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से एक मंद हरे रंग की रोशनी मेरी नजर में आई। 2 लोग रेलवे की वर्दी पहने हुए, हाथों में सिग्नल लाइट लिए खड़े थे। हिलते हुए मेरी ही तरफ चले आ रहे हैं। एक तो काफी लंबा है, गोरा चिट्टा, और दूसरा थोड़ा ठिगना, दुबला पतला। लंबा आदमी मेरे पास आकर गंभीर स्वर में पूछने लगा, इतनी रात को
आप यहां अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? कहां जाना है आपको? मैं ट्रेन मिस कर चुका हूं। क्या आप मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा सकते हैं? मैं ही इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं, अतनु मजूमदार। उस सज्जन ने नमस्कार करते हुए कहा। और ये हैं यहां के पॉइंट्समैन, अमित सिंह। आज रात की आखिरी मालगाड़ी को पास करवाकर हम लोग अपने क्वार्टर की ओर लौट रहे थे। मैंने भी दोनों को नमस्कार कर पूछा, क्या यहां बिजली की व्यवस्था नहीं है? स्टेशन के लैंप पोस्ट पर तो केरोसिन की लाइट जल रही है और आपके हाथों में भी लालटेन है। दोनों कुछ हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या कहा आपने बाबू? बिजली की लाइट? आप तो अजीब बातें कर रहे हैं। अमित सिंह ने धीमे स्वर में कहा, बारिश में बिजली चमकती है, ये तो सुना था, लेकिन बादलों की बिजली से लालटेन जलाई जा सकती है, ऐसा पागलों जैसा बयान मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीच में ही बोल पड़े स्टेशन मास्टर साहब। अभी तक ऐसी सुविधाएं तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। इस वीरान देहात में बिजली की उम्मीद करना तो सरासर मूर्खता है। हा, अगर कोई किसी को एक साथ पागल और मूर्ख कहे तो भला कौन चुप रह सकता है? मेरा भी खून खौल उठा, मगर इस मुसीबत की घड़ी में यही दो लोग मेरी आखिरी उम्मीद हैं। इन्हें नाराज करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने तय किया कि रोशनी की बात यहीं खत्म कर दूं। स्टेशन मास्टर साहब, इस जगह का क्या नाम है? उन्होंने दूर की ओर इशारा किया। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक जंग लगा हुआ पीले रंग का लोहे का बोर्ड टंगा था। उस पर घिसे पिटे काले अक्षरों में लिखा था, होगला हॉल्ट। तो जनाब, आप कहां जा रहे थे, जरा ये तो सुने। अतनु बाबू ने फिर सवाल किया। आप कुछ और भी कह रहे थे। आपने ट्रेन मिस कर दी क्या? हां, मैं हावड़ा जा रहा था, अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए। यहां बोतल में पानी भरने के लिए उतरा था, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन छूट गई। मेरा बहुत सारा सामान उसी ट्रेन में रह गया। जरा देखिए ना, क्या किसी तरह वो सामान वापस पाया जा सकता है? वयोवृद्ध स्टेशन मास्टर कुछ देर तक सिर झुकाकर सोचते रहे, फिर बोले, देखिए, इतनी रात को मेरे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं है। कल सुबह आकर मैं हावड़ा के स्टेशन मास्टर को एक टेलीग्राम भेज दूंगा। देखेंगे कि आपका सामान वापस मिल सकता है या नहीं। मैंने हैरानी से कहा, टेलीग्राम क्यों? आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? एक बार फोन पर सब कुछ बता देंगे तो हो जाएगा ना। स्टेशन मास्टर बोले, मोबाइल? वो क्या होता है? मैंने जवाब दिया, मोबाइल मतलब मोबाइल फोन। दोनों आदमी फिर हैरान और उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से एक बोला, मशाए, आप कहीं नशा वशा तो नहीं करते? मेरा मतलब, मैं चिढ़कर बोल पड़ा, धत्त तेरी की,
क्या मुझे देखकर आपको कोई नशेड़ी लग रहा है? एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आप उसे सुलझाएंगे ऐसा तो लग नहीं रहा। समझ गया, समझ गया। चिंता मत कीजिए। आज की रात आप मेरे कमरे में ही गुजार लीजिए। वहां गैंगमैन हरिया भी है, बड़ा ही मजेदार इंसान। सुबह होने में बस 3-4 घंटे बाकी हैं। इतने वक्त आप आराम से हरिया के साथ गप्पे मारते हुए बिता दीजिए। फिर सुबह मैं खुद आकर कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। प्लेटफॉर्म पर औंधे मुंह गिरने के बाद जैसे मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य एक पल में ही बदल गया। ये बात मैंने स्टेशन मास्टर को बताना ठीक नहीं समझा। पहले ही जब मैंने बिजली की रोशनी और मोबाइल फोन की बात की, तब से इन लोगों को मेरे मानसिक संतुलन को लेकर खासा शक हो गया है। अब अगर मैं और कोई किस्सा सुनाऊं तो ये दोनों मुझे पकड़कर सीधा किसी रांची जाने वाली ट्रेन में चढ़ा देंगे। अरे क्या हुआ साहब? क्या ऐसे ही आसमान के तारे गिन रहे हैं? चलिए मेरे साथ आइए, रात मेरे कमरे में ही बिताइए। टिन की छत वाला एक छोटा सलीके से सजा हुआ कमरा था। कमरे के एक कोने में एक आदमी पूरी तरह चादर ओढ़कर चुपचाप बैठा था। दीवार की मुंडेर पर रखी एक पुरानी कुप्पी की धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिया, अतनु बाबू ने आवाज लगाई। बाबू साहब आज रात यहीं रुकेंगे, इनका अच्छे से ध्यान रखना। चादर ओढ़े हुए वह आदमी धीरे से सिर हिलाकर हामी भरता है। अतनु बाबू और अमित वहां से विदा हो गए। मैं भी कमरे के एक कोने में रखे लकड़ी के बक्से पर झमकर बैठ गया। कुछ क्षण बाद एक भारी खुरदुरी आवाज उभरी। बाबू, क्या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? उस आवाज को सुनते ही दिल जैसे बैठ सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भाप का इंजन उसकी आवाज में भर दिया हो। इतनी डरावनी और भारी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह फिर बोला, बोलिए बाबू, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन धीरे धीरे उसे सारी बात शुरू से बता दी। कैसे ट्रेन छूट गई, क्या क्या हुआ और मैं यहां कैसे पहुंचा। हरिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आप फिक्र मत कीजिए बाबू, स्टेशन मास्टर बहुत समझदार आदमी हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बातों बातों में पता चला कि हरिया का घर बिहार के पूर्णिया जिले में है। पेट की मजबूरी में 20 साल पहले वह इस बंगाल प्रदेश में आया था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे आज भी पूर्णिया में ही रहते हैं। हरिया साल में एक बार अपने गांव जाता है, बाकी पूरा साल उसका समय इसी छोटे से हॉल्ट पर बीतता है। छोटे स्टेशनों पर स्टाफ बहुत कम होता है और गैंगमैन की ड्यूटी भी काफी जिम्मेदारी वाली होती है, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाती। अतनु बाबू ने ठीक ही कहा था।
आवाज भले ही डरावनी लगे, लेकिन आदमी वाकई बड़ा मजेदार है। इतने सालों में टूटी फूटी बंगला भी सीख गया है हरिया, जिसमें थोड़ी बहुत हिंदी भी मिली होती है। पहली नजर में हरिया एक भरोसेमंद इंसान ही लगा। सोचने लगा, क्यों ना असली बात इसे एक बार बता ही दूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा हरिया, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वादा करो ये बात स्टेशन बाबू या अमित से नहीं कहोगे। कौन सी बात बाबू? मैंने सब कुछ खोलकर कह दिया। कैसे फिसलकर गिर पड़ा था, उसके बाद से जो कुछ हुआ, सब कुछ। हरिया चुपचाप पूरा किस्सा सुनता रहा। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन धीमी धीमी कुप्पी की रोशनी में मैं समझ गया उसके होंठ। हरिया थोड़ा बैंक कर मुस्कुराया। ये होगला हॉल्ट है बाबू, यहां आपको और भी बहुत सारी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। आप देख नहीं रहे, रात के समय इस हरिया महतो के अलावा स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं होता, एक भिखारी तक नहीं दिखाई देता। ऐसे ही थोड़ी स्टेशन मास्टर बाबू और अमित बाबू आखिरी मालगाड़ी पार करवाकर यहां से चुपचाप निकल जाते हैं। इस समय तो यहां कुत्ते बिल्ली तक नहीं घूमते, इंसान की तो बात ही छोड़िए। मैंने थोड़ा घबराकर पूछा, क्यों, कोई डरवर है क्या? हरिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। डर? हां बाबू, डर ही समझिए। पहले ये स्टेशन भी बाकी आम स्टेशनों की तरह ही था, लेकिन एक हादसे के बाद से यहां सब कुछ बदल गया बाबू, सब कुछ। कैसा हादसा? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरिया ने गहरी सांस लेकर कहा, ये 5 साल पहले की बात है। यहां से थोड़ी ही दूर पर एक रेलवे क्रॉसिंग है। वहां रेल की पटरी में कुछ खराबी आ गई थी। उस समय के स्टेशन मास्टर एक गैंगमैन और एक पॉइंट्समैन को लेकर वहां मरम्मत करवाने गए थे। सारा काम जब ठीक से हो गया तो वो तीनों पटरी के किनारे किनारे पैदल वापस स्टेशन लौट रहे थे। लेकिन लौटते वक्त एक अजीब हादसा हुआ। एक जगह पहुंचते ही तीनों अचानक ट्रेन से कटकर मर गए। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जब वह बोला, और बाबू, उनका यूं कटना भी बड़ा रहस्यमय था। जिन्होंने सामने से उस हादसे को देखा था, उन्होंने बताया कि तीनों पटरी से काफी दूर चल रहे थे। दूर से ही वह चलकर आ रहा था, लेकिन जैसे किसी शैतानी ताकत ने उसे जोर का धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया। सामने से ही आ रही थी डाउन मेल। बस एक ही झटके में तीनों की कहानी खत्म। उस घटना के बाद से यहां रात के समय बहुत कुछ देखा जाता है। अब तक मैं पसीने पसीने हो गया था। ये हरिया क्या कह रहा है? पहले ही मुसीबत कम थी, अब क्या भूतों का आतंक भी है? आपने भी उन्हें देखा है बाबू, बस पहचान नहीं पाए। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बाबू, बस अपना अस्तित्व जताते हैं। देखा है पर पहचाना नहीं, मतलब क्या? क्या कह रहे हो हरिया? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं? गैंगमैन हरिया मंद मंद मुस्कुराया।
वो हैं अतनु बाबू, अमित और हरिया महतो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और हरिया के शरीर से चादर नीचे गिर गई। कुप्पी के बुझते बुझते उजाले में मैं साफ साफ देख सका। मेरे सामने खड़ा है एक भयानक प्रेतात्मा। उसका दायां हाथ कोहनी के नीचे से कटा हुआ था। वहां से अब भी ताजे खून की बूंदें टपक रही थीं। सिर एक तरफ भयंकर तरीके से कुचला हुआ। टूटे फूटे दांतों के बीच से जीभ बाहर लटक रही थी। उसके शरीर पर और भी असंख्य जगह जगह चोट और खरोंच के निशान थे। हरिया हंस रहा था, जोर जोर से, खलखलाकर, और ठीक उसी पल ढिबरी की लौ भी 2 बार फड़फड़ाकर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे के अथाह समुद्र में डूब गया। अब जाकर जैसे होश ठिकाने आया। मैं एक झटके में खुद को झाड़ पोंछकर कमरे से बाहर निकल पड़ा। बिना किसी दिशा में देखे अंधे की तरह भागने लगा। पीछे से अब भी हरिया की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज और भी डरावनी, खुरदरी और भयानक लग रही थी। भागने से कुछ नहीं होगा बाबू। टेशन बाबू जिंदा नहीं बच पाए, न अमित और न ही मैं। यहां से कोई जिंदा लौट कर नहीं जाता, तू भी नहीं जाएगा। मैं कब तक उस अनजाने कस्बे की सुनसान गलियों में पागलों की तरह दौड़ता रहा, इसका कुछ अंदाजा नहीं। दौड़ते दौड़ते एक जगह पर आकर थक कर जमीन पर धप्प से गिर पड़ा। दोनों पैर जवाब दे चुके थे। लग रहा था अगर एक कदम और दौड़ा तो मुंह से खून निकल पड़ेगा और यहीं मर जाऊंगा। सीना धौंकने की तरह चल रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ी ही दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखी। किसी तरह थका हारा शरीर घसीटते हुए उस ओर बढ़ने लगा। अरे, यह तो एक लेवल क्रॉसिंग है। यहां भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। क्या हरिया इसी क्रॉसिंग की बात कर रहा था? मैं खड़ा खड़ा यही सब सोच ही रहा था कि अचानक गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी हथौड़े जैसे जोरदार धक्के ने आकर मुझे पीछे से पटक दिया। मैं अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और सीधे जाकर रेल की पटरी पर गिर पड़ा। उठकर बैठना तो दूर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे सीने पर बैठी है और मुझे जबरदस्ती नीचे दबाकर रखे है। शरीर की पूरी ताकत लगाकर भी उस वायवीय शक्ति को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। ठीक उसी वक्त दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और अगले ही पल इंजन की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर आकर पड़ी। एक मेल ट्रेन तीर की रफ्तार से मेरी ओर बढ़ती चली आ रही थी। जैसे ही चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें पड़ीं, मुझे होश आया। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। मैंने देखा मैं होगला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा हूं। कोई व्यक्ति
बहुत ही स्नेह से मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बैठा था। मैंने जब उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा तो चौंक कर उठ बैठा। अतनु बाबू, आप? हां, मैं ही हूं। अब आप हमारे लोक में आ चुके हैं। यहां कोई ट्रेन से नहीं कटता, आग हमें जला नहीं सकती, तलवारें हमें काट नहीं सकती। हम अब अमर हो चुके हैं। अब मैंने देखा कि अतनु बाबू के पास और भी 2 लोग खड़े हैं, पॉइंट्समैन अमित और गैंगमैन हरिया। अतनु बाबू मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या आपको पता है, जब आप प्लेटफॉर्म पर फिसले थे उसी समय सब कुछ कैसे अचानक बदल गया था? कैसे आप पल भर में एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इस तरफ आइए। यह कहते हुए समरेश बाबू ने मेरा हाथ थामा और मुझे आगे की ओर ले चले। प्लेटफॉर्म के किनारे ट्रैक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वो देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? 2 पटरियों के बीच में एक जगह पर पड़ा है एक खून से सना मांस का लोथड़ा। ट्रेन के पहियों के नीचे कुचले जाने से उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब लाश को पहचानना भी मुश्किल। लेकिन उस रक्त रंजित दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद पेन हुक्का को देखकर मुझे कोई शक नहीं रहा, ये शव मेरा ही है। अब धीरे धीरे सब कुछ किसी सपने की तरह याद आने लगा है। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरकर नल से बोतल भर रहा था। इतने में ट्रेन छूट गई। मैंने दौड़कर बोगी में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गीले प्लेटफॉर्म पर पैर फिसला और मैं सीधे ट्रेन के नीचे जा गिरा। पल भर में लोहे के पहियों ने मेरे शरीर को टुकड़ों में काट डाला। वेलकम टू आवर यूनिवर्स माय फ्रेंड, अतनु बाबू ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा। मृत्यु के बाद के इस समांतर जगत में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं।